हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर अकेडमी। होप यू आर डूइंग ग्रेट। हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? हम पढ़ रहे थे भाग 6, जिसमें मैंने आपको राज्यपाल और मंत्री परिषद वाला कंप्लीट करा दिया था, यानी हमारी कार्यपालिका चल रही थी, राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, इस वाले लेक्चर में बहुत क्रिस्प एंड शॉर्ट नोट्स में राज्य की कार्यपालिका को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका जो चैप्टर था वो आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके साथ जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में नोट्स बनवाए हैं उसको एक बार रिवाइज करेंगे और राज्य की कार्यपालिका इस वाले चैप्टर में क्लोज। ठीक है, हम पढ़ रहे थे राज्य की, पहले तो भाग 6 पढ़ रहे थे हम लोग, भाग 6। ठीक, भाग 6, राइट। भाग 6 कहाँ से है? जो राज्य से संबंधित है। कौन सा भाग है? पार्ट 5। ठीक है, इसे राज्य का संविधान कहा जाता है। कौन से भाग को? भाग 6 को। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है ये? आर्टिकल 152 से लेके 237 तक। आर्टिकल 237 तक भाग 6 दिया गया है भारतीय संविधान में। इसमें राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक दी गई है? आर्टिकल 153 से लेके 167, आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन दिया गया है, जो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। लेकिन इस वाले लेक्चर में मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा दूंगी। ठीक है, रिवीजन लेक्चर होगा ये वाला। ठीक है, आपने पूरी भी सीरीज नहीं देखी है तो ये वाले लेक्चर में सब कुछ कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ब्रॉडली कॉन्सेप्ट के साथ देखना है, पढ़ना है, तो आपको वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी। अब आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 तक क्या दिया गया है? राज्य की कार्यपालिका। आर्टिकल 152 में बताया गया है कि राज्य क्या होता है, जिसका अपना क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, सीमा है, वो क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है। फिर आर्टिकल 53 से शुरू हो जाता है, 153 से शुरू हो जाती है राज्य की कार्यपालिका। अब राज्य की कार्यपालिका के अंग कौन कौन से हैं? पहले आ जाएंगे राज्यपाल, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। जैसे संघ की कार्यपालिका में पहले राष्ट्रपति आते हैं, ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका में पहले कौन आएंगे? राज्यपाल। उसके बाद मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। जैसे कि हमारी यूनियन काउंसिल आती है, ऐसे ही स्टेट काउंसिल कार्यपालिका का हिस्सा होता है। एग्जीक्यूटिव कौन है? मंत्री परिषद। फिर उसके बाद जैसे पीएम आते हैं, ऐसे सीएम आ जाएंगे, चीफ मिनिस्टर। देन आते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल या राज्य के महाअधिवक्ता, महाअधिवक्ता। केंद्र में हमने क्या पढ़े थे? अटॉर्नी जनरल पढ़े थे। राज्य में क्या होंगे? एडवोकेट जनरल, जिनका वर्णन कहाँ से कहाँ तक दिया गया? आर्टिकल 153 से 167। अब ये सारे आर्टिकल्स मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन आसान हो जाए। ठीक है, आर्टिकल 153 से लेके 162 तक, आर्टिकल 153 से लेके 162 तक क्या दिया गया है? राज्यपाल। भारतीय संविधान में किसका वर्णन है? राज्यपाल का, राइट, राज्यपाल। आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद का प्रावधान है। राज्यपाल का पद का प्रावधान है, यानी प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 153 में। और ये पद हमने कहाँ से लिया है? कनाडा। कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है, कनाडा। ठीक है, ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कौन सा प्रतिष्ठित पद है, हमने कहाँ से लिया है? तो हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। ठीक, राइट। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 154, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होंगे। ठीक है, औपचारिक प्रधान, यानी कि जितने भी काम किए जाएंगे वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। आर्टिकल 155, आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति दी गई है। निर्वाचन राष्ट्रपति का होता है, नियुक्ति राज्यपाल की होती है। ठीक, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, और राष्ट्रपति जो नियुक्ति करते हैं किसकी सलाह पर करेंगे? केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए केंद्रीय मंत्री परिषद होती है, वो जितने भी कार्य करेंगे केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। इज दैट क्लियर? नियुक्ति किसमें दी गई है? आर्टिकल 155 में। ठीक, ये आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में राज्यपाल का कार्यकाल दिया गया है, कार्यकाल। ठीक,
कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, यानी कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। फिर आर्टिकल 157 में उनकी योग्यताएं दी गई हैं। योग्यताएं भारत के नागरिक हो, ठीक है, भारतीय नागरिक। ये भी मैंने आपको बताया था कि नागरिकता जन्म के आधार पर होना अनिवार्य नहीं है। अन्य आधारों पर भी अगर नागरिकता किसी व्यक्ति ने ग्रहण की है तो वो जो इसमें और क्राइटेरिया दिए गए हैं वो उनके हिसाब से राज्यपाल बनने के लिए योग्य है। फिर उसके बाद 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। फिर उसके बाद आर्टिकल 158 में आती हैं शर्तें, यानी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। शर्तें क्या है कि वो जिस राज्य का उन्हें राज्यपाल बनाया जा रहा है उसके निवासी नहीं होने चाहिए। संसद या विधान परिषद की दोनों में से किसी के सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो क्या अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। कब से? जब उनकी नियुक्ति हो जाएगी, ठीक। नियुक्ति होने के बाद वो उस पद से, क्योंकि एक व्यक्ति 2 पद पे कार्य नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो शर्तें किसमें दी गई हैं? आर्टिकल 158 में। इसके साथ साथ पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है, लाभ के पद पर ना हो। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 में शपथ का प्रावधान किया गया है। शपथ किसकी? राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। हाई कोर्ट के जैसे प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। इसी तरह जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं, इसी राज्य में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। या अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस अनुपस्थित है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे। समझ में आया? इसको रिवाइज मैं जब कराऊंगी, जब इसको कंप्लीट करा देंगे। 59 तक हमने कंप्लीट कर लिया। 160 में दिया गया है ऐसी आकस्मिक स्थिति, यानी कि ऐसी कंडीशंस जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, उसमें राज्यपाल के कार्य, उसमें कोई भी कंडीशंस हो सकती है, ठीक है, जिनका वर्णन संविधान में नहीं है। तो कोई ऐसी स्पेस छोड़ा गया है संविधान में कि कभी भविष्य में ऐसी स्थिति होती है जो वर्तमान में नहीं है, तो उसके लिए राज्यपाल के कार्य, यानी आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के कार्य, ऐसे हमने राष्ट्रपति के भी पढ़े थे, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 161 समाधान की शक्ति। ये मैं आपको राज्यपाल वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ और मैंने आपको कंपैरिजन करके भी पढ़ाया है राष्ट्रपति और राज्यपाल की समाधान की शक्ति, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, अगर वो किसी के पास और भी है, यानी कि ये सेम शक्ति, जैसे राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है और राष्ट्रपति के पास भी समाधान की शक्ति है, तो एग्जाम में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कंपैरेटिव पूछने के लिए, इसीलिए मैंने आपको कंपैरेटिव पढ़ाया था। वाला लेक्चर ज़रूर देखना है। फिर उसके बाद आर्टिकल 162 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राष्ट्रपति नियम कानून बना सकते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। समझ में आया? 53 में पद दिया गया है। 54 में कहा गया है औपचारिक प्रधान होंगे कौन? राज्यपाल। फिर उसके बाद नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। आर्टिकल 155 में नियुक्ति किसके सलाह पर करेंगे? केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और वो अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं और त्याग पत्र भी किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति को। इसके बाद आर्टिकल 60 कहता है आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के कार्य, क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 के तहत। ये इंपॉर्टेंट है, पीछे पूछा गया है कि राज्यपाल की शक्ति कौन सा आर्टिकल के तहत आती है? आर्टिकल 161, फिर 62 आता है, ठीक। राज्यपाल हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद 163, आर्टिकल 163 में दी गई है मंत्री परिषद। जैसे कि राष्ट्रपति, ठीक है, औपचारिक प्रधान होते हैं, ऐसे ही राज्यपाल भी औपचारिक प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति के कार्य का, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद बनाई गई है, केंद्रीय मंत्री परिषद। इसी तरह राज्यपाल की शक्ति के लिए, राज्यपाल की सहायता के लिए राज्य की कार्यपालिका में मंत्री परिषद बनाई गई है, राज्य की मंत्री परिषद, यानी स्टेट काउंसिल, ठीक।
किसका वर्णन, इसका वर्णन किसमें दिया गया है? आर्टिकल 163 में राज्य की कार्यपालिका यानी राज्य की मंत्री परिषद दी गई है, राज्य की मंत्री परिषद। इसमें कहा गया है राज्यपाल मंत्री परिषद, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। सिर्फ इस आर्टिकल में सिर्फ इतना कहा गया है, ठीक। इसके बाद आर्टिकल 164, ठीक। ऐसे ही आर्टिकल 74 में केंद्र में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 164 कहता है कि राज्यपाल पहले चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और मुख्यमंत्री की सलाह पर, ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह पर, क्योंकि राज्यपाल भी किसकी सलाह पर काम करते हैं? मंत्री परिषद की, राज्य की मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। पहले राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करेंगे, मुख्यमंत्री की, फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर किसकी नियुक्ति की जाएगी? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। इसी प्रावधान में यानी इसी आर्टिकल में मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है, और उनके अन्य प्रावधान, वेतन, भत्ते, त्यागपत्र सब किस में दिया गया है? आर्टिकल 164 में। इसी तरह केंद्र में आर्टिकल 75 प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। जो बहुमत दल का नेता होता है उसे ही केंद्र में और राज्य में, ठीक है, मंत्री का प्रधान बनाया जाता है, यानी कि मुख्यमंत्री जो राज्य में जिसकी मंत्री परिषद दल का नेता होगा उसे बनाया जाएगा मुख्यमंत्री, ऐसे ही केंद्र में बनाया जाता है। समझ में आया? फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 165, आर्टिकल 165, आर्टिकल 76। 165 में क्या दिया गया है? एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है, ऑफ स्टेट। जैसे कि आर्टिकल 76 में हम लोग पढ़ते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी। उसी तरह राज्य के महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में दिए गए हैं। ये मैंने आर्टिकल आपको 7 सिमिलरली क्यों बताए हैं? देखो 74 में राज्य की मंत्री परिषद दी गई है, जैसे 74 में क्या दिया गया है? केंद्र की मंत्री परिषद दी गई है। इसी तरह 63 में क्या दिया गया है? राज्य की मंत्री परिषद दी गई है। 74 के बाद क्या आता है? 75। 75 में क्या दिया गया है कि केंद्रीय मंत्री परिषदों की नियुक्ति कैसे होगी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे करेगी, कैसे होगी? राष्ट्रपति द्वारा, ठीक। इसी तरह 63 के बाद 64 आता है। 64 में क्या दिया गया? 164 में राज्यपाल द्वारा मंत्री परिषद की नियुक्ति। इसके बाद 75 के बाद 76, यानी कि जैसे सीरियल में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, ये आर्टिकल्स दिए गए हैं। कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका के जो सिमिलर आर्टिकल दिए गए हैं 74, 75, 76, इसी तरह राज्य में भी दिए गए हैं 63, 64, 65। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सीरियल वाइज दिए गए हैं। राज्यपाल सेम एज राष्ट्रपति, फिर उसके बाद मंत्री परिषद, जैसे केंद्र की मंत्री परिषद ऐसी राज्य की मंत्री परिषद, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद कौन आते हैं? अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अब इनके बारे में समझते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, पहली बात तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, ठीक। राज्यपाल द्वारा राज्य की मंत्री परिषद, सिर्फ सारा प्रावधान इसी में किया गया है, ठीक है, इसी में अलग से कोई इनके लिए आर्टिकल नहीं है, सिर्फ एक आर्टिकल में इनके बारे में सारी बातें कही गई हैं। राज्यपाल द्वारा राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल द्वारा राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर किसकी नियुक्ति की जाती है? एडवोकेट यानी महाधिवक्ता की, महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है इनकी सलाह पर। इसके बाद इनका कार्यकाल कितना होगा, इनको वेतन कितना दिया जाएगा, ये कब तक अपने पद पर कार्य करेंगे, इस सबका निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल। इन सब का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है। इस तरह ये राज्यपाल द्वारा ही इनकी नियुक्ति होती है, राज्यपाल द्वारा ही ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। समझ में आया? फिर इसके बाद ये होते कौन है? जैसे मैंने आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बताया था, जो केंद्र के सबसे सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, यानी भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसी तरह राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होंगे? एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, यानी राज्य के महाधिवक्ता ये क्या होते हैं? सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च विधि अधिकारी,
सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। विधि के मामले में जो भी राज्य सरकार को या राज्य मंत्रिपरिषद को सलाह लेनी होगी तो किससे लेंगे? एडवोकेट जनरल से लेंगे, एडवोकेट जनरल से लेंगे। इसके साथ अब आपको ध्यान रखना है कि ये राज्य के पक्ष पर, राज्य का पक्ष कहाँ रखते हैं? अगर राज्य का कोई विवाद हो गया या राज्य का कोई डिस्प्यूट चल रहा है किसमें? हाई कोर्ट में, तो उसकी तरफ से राज्य सरकार की तरफ से उनका केस लड़ने कौन जाएगा? राज्य के महाधिवक्ता। बहुत सिंपल है, यानी कि जैसे अटॉर्नी जनरल मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी केंद्र के संबंध में कोई विवाद होगा तो उनका पक्ष रखने के लिए यानी केंद्र का अपना वकील, ऐसे ही राज्य का अपना वकील, ठीक है, राज्य के वकील होते हैं, राज्य का पक्ष रखते हैं, ये निजी कार्य भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी ये कहे कि राज्य के वकील होते हैं तो ये निजी तौर पर, ऐसी केंद्र में निजी तौर पर कार्य नहीं कर सकते, निजी तौर पर कर सकते हैं लेकिन गैर सरकारी कार्य करेंगे, ठीक है, गैर सरकारी करेंगे जिसका संबंध सरकार से नहीं है। इसके साथ साथ ये जो आपराधिक मामले हैं, ठीक है, उनकी सुनवाई जब भी उनकी तरफ से पक्ष जब भी लड़ेंगे, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपराधी है, ठीक है, आपराधिक मामले का जब ये पक्ष लेंगे तो उससे पहले इनको राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है। इसी तरह ये किसी निजी कंपनी के CEO नहीं हो सकते, यानी निजी कंपनी में कार्य नहीं कर सकते, निजी कंपनी के डायरेक्टर नहीं हो सकते, ठीक है। ये मैं लिख रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। आपराधिक मामला जब भी लड़ेंगे, ठीक है, आपराधिक पक्ष जब भी लेंगे, किसी व्यक्ति का जो अपराधी है उसका पक्ष जब भी रखेंगे तो उससे पहले इनको अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। सिविल मामला ये लड़ सकते हैं, गैर सरकारी मामला लड़ सकते हैं, सिविल मामला लड़ सकते हैं, लेकिन सरकार के विरुद्ध नहीं लड़ेंगे। आपराधिक कोई भी मामला है वो सरकार की अनुमति के बिना नहीं लड़ेंगे, और किसी भी निजी कंपनी में ये डायरेक्टर नहीं हो सकते, निजी कंपनी के डायरेक्टर नहीं होंगे, ठीक। बस इसमें इतना ही है, इसके अलावा आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आर्टिकल 165 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 165 कहता है कि जैसे केंद्र के, ठीक है, अटॉर्नी जनरल होते हैं, ऐसी राज्य में क्या होंगे? महाधिवक्ता, वो राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, ठीक। इतना समझ में आया? राज्यपाल द्वारा कार्यवाही का संचालन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ठीक है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, CM ड्यूटी, ठीक है। जैसे कि हमने आर्टिकल 78 पढ़ा था ना, आर्टिकल 78 में क्या थी? PM ड्यूटी, यानी कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए थे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के कर्तव्य जैसे कि प्रधानमंत्री के थे, सेम ऐसे ही है कि राज्यपाल जो भी उनसे मंत्रिपरिषद के संबंध में जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, कार्यवाही के संचालन के संबंध में कुछ भी इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हैं तो राष्ट्रपति CM उनको देंगे, यानी मुख्यमंत्री राज्यपाल को प्रोवाइड कराएंगे। इसी तरह सेम मुख्यमंत्री की ड्यूटी जैसे थी प्रधानमंत्री की, वैसी मुख्यमंत्री की मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। इसके साथ हमारा आर्टिकल 167 तक ये कंप्लीट हो गया है। कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका कहाँ से दी गई है? 152 से 167 तक दी गई है, ठीक। इसके बाद एक आर्टिकल और बचता है, आर्टिकल 177। आर्टिकल 177 में कहा गया है राज्य के महाधिवक्ता और मंत्रियों के अधिकार। यह मंत्री परिषद पढ़ रहे हैं तो ये समझ में आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर इंक्लूड किया है, ठीक है। महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल लिख रही हूँ, एडवोकेट जनरल प्लस मंत्री परिषद, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक। इनके अधिकार का मतलब क्या है? ठीक, जैसे कि आर्टिकल, ये मैं आपको केंद्र के आर्टिकल इसीलिए याद दिला रही हूँ ताकि आप रिलेट कर सब पाएँ, ठीक है। इससे कि आपको ये पहले पढ़ा दिया है, जैसे भाग 5 है सेम उसी पैटर्न पे मैंने आपको जब भी बताया था, सेम उसी पैटर्न पे राज्य का प्रावधान किया गया है, ठीक है। जैसे आर्टिकल्स का वर्णन केंद्र में किया गया है ऐसे ही राज्य में किया गया है, इसलिए यहाँ पर टाइम वेस्ट है कि मैं आपको दोबारा से वही चीज़ सेम चीज़ बताऊँ, ठीक है। आपको अगर समझ नहीं आ रहा इसलिए मैंने यहाँ पर आर्टिकल्स लिखे हैं
क्या आप इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे? सेम इसी पैटर्न पर इनको दिया गया है। अब यहाँ पर समझो कि इनके अधिकार से क्या तात्पर्य है। अधिकार का मतलब यह है एडवोकेट जनरल हो या मिनिस्टर मंत्री परिषद हो, ठीक है। अगर वो पहले एडवोकेट जनरल के बारे में समझते हैं। एडवोकेट जनरल क्योंकि कार्यपालिका का भाग होते हैं, इसीलिए वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ठीक है। वो विधान परिषद में भी बैठ सकते हैं और विधानसभा में भी बैठ सकते हैं, ठीक है। दोनों सदनों में बैठ सकते हैं अगर किसी राज्य में दोनों सदन हैं तो, ठीक है। वरना तो विधानसभा में बैठने का उनका अधिकार है क्योंकि वो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, ठीक है। कार्यवाही के संचालन में भाग ले सकते हैं, अपना वक्तव्य रख सकते हैं, ठीक है। अपना वक्तव्य रख सकते हैं, सरकार के पक्ष में भी रख सकते हैं, ठीक है। सरकार के पक्ष में ही रखेंगे, ठीक है। अलग से भी अपना वक्तव्य रख सकते हैं, लेकिन वो मतदान नहीं करेंगे, ठीक है। मतदान का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का समझिए अधिकार, यानी मंत्रिपरिषद, जैसे कि मैंने आपको संसद में पढ़ाया था आर्टिकल 88 के तहत कि लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य मंत्री यानी कोई भी मंत्री लोकसभा में बैठ सकता है और राज्यसभा की भी कार्यवाही के संचालन में भाग ले सकता है, लेकिन वो मतदान उसी सदन में करेगा जिस सदन का वो सदस्य है, ठीक है। अगर कोई सदस्य राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है, अगर कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है, ज़्यादातर मंत्री कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में, तो लोकसभा में राज्यसभा का मंत्री लोकसभा में बैठ सकता है मतदान, लेकिन वो मतदान कहाँ करेगा? राज्यसभा में ही जाके। इसी तरह यहाँ पर दिया गया है कि उनके अधिकार क्या हैं कि वो विधान परिषद और विधानसभा जहाँ पर हैं, ठीक है, विधान परिषद जिन राज्यों में है वहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन वो मतदान किस में करेंगे? केवल जिस सदन के वो सदस्य हैं, ठीक है। बस इसमें इतना ही था आर्टिकल 77 में। इसके बाद आती है आपकी राज्य की विधायिका, या राज्य विधायिका या विधायिका भी लिख सकते हैं खाली, ठीक है। विधायिका जिसका हमने कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक पढ़ी, रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा, अगर ऐसे पढ़ेंगे बिना रिलेशन के तो भूल जाओगे। कार्यपालिका, तिरपन से 167 तक दी गई थी ना। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे विधायिका, ठीक है। यहाँ राज्य की बात हो रही है, संघ की बात नहीं हो रही है, राज्य की बात हो रही है, ठीक है। भाग 6 में राज्य का वर्णन है। विधायिका आर्टिकल 167 तक कार्यपालिका है, 168 से 212 तक क्या है? विधायिका, राज्य की विधायिका। अब राज्य की विधायिका अगले चैप्टर में शुरू करेंगे, ठीक है। ये आप अगर पढ़ रहे हैं भाग 6 पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ पहले जाके आप संसद भाग 5 पढ़ें, जिसमें संसद का वर्णन दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है। क्योंकि जितना जो मैंने अभी आपको बताया सेम पैटर्न पर है, इसमें इतना अच्छे से मैंने उसमें एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, आप उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीखेंगे। इसमें सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दूंगी, क्योंकि सेम चीज़ को पढ़ाना वो नहीं है कि जब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ तो आप पीछे से जाके पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ आपका ये वाला लेक्चर कंप्लीट हो गया। नोट्स ज़रूर बनाना है, हैंड रिटन नोट्स लास्ट में जब आप रिवीजन करते हैं ना बहुत हेल्पफुल होते हैं, बुक से रिवीजन नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ आपके वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, राज्य की कार्यपालिका कंप्लीट हो गया। अब हम कल से विधायिका शुरू करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 168 से 212 तक विधायिका का वर्णन किया गया है, वो हम कल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।